Hi, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. Students, this is the second video of the chapter Strategies for Enhancement in Fruit Production. In this video, I am going to discuss about the apiculture, fisheries and plant breeding. So start this video. स्टूडेंट फर्स्ट जो टॉपिक है एपीकल्चर। स्टूडेंट एपीकल्चर, सिंपल एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी से जो हम लोगों को शहद मिलता है, हनी मिलता है, वो अगर नेचुरली होता है उसमें से कितना हनी मिलेगा, उतना हनी से तो हमारा आम जनता का पूरा डिमांड तो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए हनी बी को साइंटिफिक प्रोसेस में रेयरिंग करना और हनी और बी वॉक्स उसमें से लेना, दैट इज नोन एज द एपीकल्चर। ठीक स्टूडेंट, समझ में आ गया। एपीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग। एपीकल्चर बी कीपिंग का एक प्रैक्टिस है। इट इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ honey and bee wax. Apiculture एक honey bee, apiculture is the practices of beekeeping. beekeeping, बी कहाँ रहता है, बी तो आपका घर में नहीं रहेगा, बी उनका घर में जो छत्ता होता है, बी का छत्ता में ही रहता है, तो बी का छत्ता में ही बी को रखना है, हनी बी को रखना है और उसमें से हम लोगों को क्या मिलेगा, हनी मिलेगा और बी वॉक्स मिलेगा, जो कि ना पॉलिशिंग कॉस्मेटिक बनाने में काम आता है। स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए, यूजेस ऑफ एपीकल्चर, मतलब एपीकल्चर का यूजेस मतलब हनी बी से जो चीज़ मिलता है दैट इज़ द हनी और बी वॉक्स का यूजेस। देखिए, हनी हैव हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड मेडिसिनल वैल्यू। हनी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है, बहुत सारा मिनरल्स रहता है, क्योंकि ना हनी जो प्रोड्यूस होता है, नेक्टर, हनी भी फूल से नेक्टर कलेक्ट करके लेके आता है और उस नेक्टर डेंस्ड होके गाढ़ा होके हनी बनता है, तो उसमें मेडिसिनल वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा स्टूडेंट। क्यों? उस नेक्टर में बहुत सारा मिनरल्स, बहुत सारा ऐसा मटेरियल्स हैं, वो अगर आप हर दिन रेगुलरली पीते हो तो फिर आपका इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूस बी वॉक्स दैट यूज फॉर द प्रिपरेशन पॉलिश्ड एंड कॉस्मेटिक, है ना। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में और पॉलिशिंग में काम आता है बी वॉक्स। ओके, और मोस्ट कॉमनली रेयर्ड स्पीसीज ऑफ हनी बी, ये नाम याद रखना है, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो है इंडियन हनी बी दैट इज अवेलेबल इन इंडिया। ठीक, एपिस इंडिका जो है इंडिया से ही आया है, जेनस नेम से जो स्पीसीज का नेम, ये स्पीसीज कहाँ मिलता है, इंडिया में ही। ठीक, बी कीपिंग इज नॉट द लेबोरियस एंड लेबर इंटेंसिव स्टूडेंट। बी कीपिंग में कितना लोग लगेगा बताओ, बी कीपिंग में बहुत ज़्यादा लोग थोड़ी लगेगा, इसलिए स्टूडेंट बी कीपिंग इतना लेबर इंटेंसिव नहीं है। इट इज़ रिलेटिवली इजी बट रिक्वायर द सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट। ये काफ़ी इजी है, लेकिन बी कीपिंग करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, ऐसा स्पेशलाइज्ड पर्सन होना चाहिए जो कि ना जिन्होंने नॉलेजेटिव होंगे, जिनमें आइडिया होंगे। किसके बारे में आइडिया होगा, नेचर एंड हैबिट ऑफ बी का हैबिट और नेचर, जैसे कि बी कहाँ रहता है, बी तो सिटी एरिया में नहीं रहेगा, बी ऐसा एरिया में रहेगा जहाँ आसपास बहुत सारा पौधा है, फूल खिलता है, या फिर क्रॉप फील्ड है, जैसे कि आप सनफ्लावर खिला है तो सनफ्लावर से नेक्टर वो कलेक्ट करेंगे, साथ साथ में पॉलिनेशन फ्री में हो जाएगा स्टूडेंट। जब नेक्टर कलेक्ट करने जाएगा, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा, स्टिग्मा से स्टेमेन में पॉलिनेशन भी हो जाएगा। ठीक, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हिप्स। तो बी हिप्स को कहाँ रखोगे, बी हिप्स को कहाँ रखोगे, उसके लिए सूटेबल जगह ढूंढना है जहाँ आसपास में
बहुत सारा नेक्टर मिलने के लिए फूल रहेगा, क्रॉप फील्ड रहेगा। उसके बाद देखिए कैचिंग एंड हीविंग ऑफ स्वाम्स। आप स्वाम्स को पकड़ के उस सोचो, हनी बी में ये जो एपीकल्चर में क्या होता है ना स्टूडेंट, ऐसा बड़ा बड़ा बॉक्स होता है, मेटालिक बॉक्स होता है, मैंने जो देखा हूँ बड़ा बड़ा मेटालिक बॉक्स होता है ना, बड़ा बड़ा मेटालिक बॉक्स होता है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा डायग्राम ये हो गया, ठीक, इसमें बना रहा हूँ। ऐसा है ना स्टूडेंट, बड़ा बड़ा मेटल का बना हुआ बॉक्स होता है, और इस बॉक्स का अंदर में हनी बी, इस बॉक्स का अंदर में हनी बी रहता है, और इस बॉक्स का ऊपर में ढक्कन लगा हुआ होता है। इस बॉक्स का ऊपर में है ना स्टूडेंट ऐसा कवरिंग होता है, इस बॉक्स का ऊपर में ऐसा कवरिंग होता है, ठीक। तो इस बॉक्स का ऊपर में कवरिंग होता है, और इस बॉक्स का अंदर में क्या हो रहता है जानते हो स्टूडेंट, इस बॉक्स का अंदर में ऐसा प्लेट रहता है, लकड़ी का बना हुआ प्लेट, एक नहीं काफ़ी सारा प्लेट ऐसा अरेंज रहता है इस बॉक्स का अंदर में। और इस लकड़ी का जो एक प्लेट होता है ना स्टूडेंट, इसका ऊपर में हनी बी का, इस लकड़ी का जो प्लेट होता है इसका ऊपर में हनी बी का छत्ता होता है। तो क्या होता है, और एक बार बोल रहा हूँ, ये बड़ा बड़ा मेटल का बॉक्स होता है, इस मेटल का बॉक्स का अंदर में ऐसा लकड़ी का प्लेट 5, 6, 7 रो अरेंज रहता है ऐसा, और इस प्लेट का ऊपर में हनी बी का छत्ता होता है। तो इस छत्ता में हनी बी को रखने के लिए पहले तो नेचुरल प्लेस में, जहाँ हनी बी का छत्ता नेचुरली बना हुआ है, उसमें से तो स्वाम्स को, मतलब क्या है, एक क्वीन, 5-6 ड्रोन और वर्कर को लेके इस छत्ता में लाओगे ना, इस आर्टिफिशियल हीप में लाओगे ना, तो उसी को कहा जाता है कलेक्शन ऑफ स्वाम्स। स्वाम्स को आप कलेक्ट करना है, यू हैव टू कलेक्ट द स्वाम्स फ्रॉम द नेचुरल प्लेस एंड देन यू ब्रिंग दिस स्वाम्स, मीन्स वन क्वीन, some drones and so many workers in that artificial box। तो इसमें और मैंने देखा हूँ, इसमें हनी बी ऐसा एक गेट रहता है, इसमें से जब सुबह होता है ना, सनलाइट खिलता है स्टूडेंट, सनलाइट खिलता है, हनी बी वर्कर जो होता है बाहर आते हैं और यहीं से उड़ के नेक्टर कलेक्ट करने के लिए चले जाता है, ठीक। फिर नेक्टर लेके इसमें आता है और अंदर में आने के बाद नेक्टर से हनी बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक। स्टूडेंट ये जो बॉक्स है, ये मैं गांव में घूम के मैं देखा हूँ, और जो एनजीओस होता है उसके साथ भी मैं जाके देखा हूँ कैसे करके हनी बी का रियरिंग किया जाता है, एपीकल्चर कैसे किया जाता है। इवन आपको बोल दो, इस बॉक्स से जब वर्कर निकालते हैं ना, मतलब सुबह ऐसा एनजीओस का जो एक्सपर्ट लोग कहते हैं, यहीं पर चशनी रख दो, मतलब शक्कर का रस रख दो, वर्कर आके यहीं शक्कर का रस, मतलब जब फूल ज़्यादा खिला नहीं है, शक्कर का रस पी के इस अंदर में हनी बनाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है उसमें उनका नेचर एंड हैबिटेट ऑफ बी के बारे में जानकारी होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग ऑफ द बी हिप्स, कहाँ बी हिप्स रखेंगे, कौन सी जगह में रखेंगे, उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। कैचिंग एंड हीविंग ऑफ स्वान, कैचिंग उसके मतलब स्वाम्स को कैच करेंगे, हीविंग करेंगे। हीविंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, हीविंग मैनेजमेंट, हीप मैनेजमेंट, सॉरी स्टूडेंट, हीप मैनेजमेंट, हीप को मैनेज करना डिफरेंट सीजन में, ये चीज़ मैं बोल रहा था। हर सीजन में तो फूल नहीं खिलता है स्टूडेंट, लेकिन हनी भी हर सीजन में सही ढंग से प्रोडक्शन होने के लिए फूल खिलना जरूरी है, लेकिन हर सीजन में तो फूल नहीं खिलता है। इसलिए ही तो मैं बोला हूँ, जो एक्सपर्ट लोग कहते हैं जब वर्कर बाहर आता है, जिस सीजन में फूल नहीं होता है उस सीजन में आप चशनी बना के रख दो, चशनी बना के रख दो, वर्कर चशनी पी के हनी बनाएगा, ठीक। चशनी पी लेगा, यहीं से फिर अंदर में जाएगा, जाके उनका हीप मेंटेन होगा, और दैट इज नोन एज द मैनेजमेंट ऑफ बी हीप इन डिफरेंट सीजन। Okay, handling and collection of honey and bee wax,
सारी चीज़ होने के बाद आपको तो क्या करना है, आप क्यों ये सारी चीज़ कर रहे हो, आपका जो टारगेट है हनी बी मिलना, बी वॉक्स मिलना। उसके बाद जब आप सक्सेसफुली बी को रेयरिंग किए हो, बी हिप को रेयरिंग किए हो, बी हिप को मैनेज किए हो, देन यू हैव टू कलेक्ट द हनी फ्रॉम दिस बी हिप्स एंड यू हैव टू कलेक्ट द बी वॉक्स फ्रॉम दिस हिप्स। ओके, दैट इज नोन एज द एपीकल्चर। बहुत आसान है स्टूडेंट। एपीकल्चर मतलब हनी बी का रेयरिंग करना और उसमें से हनी और बी वॉक्स को कलेक्ट करके मार्केटिंग करना, सेल करना, उसमें से आपको जो फायदा मिलेगा, मनी मिलेगा, दैट इज नोन एज द एपीकल्चर। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द फिशरीज। ठीक, ये भी डे टू डे लाइफ के लिए, एप्लीकेशन बायोलॉजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिशरीज आप ज़्यादातर जिन लोग गांव के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोग कोस्टल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, उन लोग इस चीज़ को बहुत आसान तरीक़ा से जानते हैं। फिशरीज में क्या होता है, जो मछुआरे लोग होता है तो समुंदर में जाते हैं, जाल बिछाते हैं, जाल बिछा के जो चीज़ उन लोगों को मिलता है, चाहे मछली, चाहे क्रैब्स, चाहे सेलफिश, चाहे लॉबस्टर, जो चीज़ ऑयस्टर, जो चीज़ मिलता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको सेल करते हैं और उसमें से सेल करके उनको फ़ायदा मिलता है, मनी मिलता है। दैट इज नोन एज द फिशरीज। तो क्या है फिशरीज, क्या है? इट इज़ एन इंडस्ट्रीज, इट इज़ एन इंडस्ट्रीज। ये ऐसा इंडस्ट्रीज है विच इंक्लूड कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स लाइक द पॉन्ड, क्रैब्स, लॉबस्टर, ऑयस्टर एट्सेट्रा। इट इज़ एन इंडस्ट्रीज, ऐसा इंडस्ट्रीज है जिसमें आप फिशेस को कैचिंग करते हो, फिशेस को, सेलफिशेस को, लॉबस्टर को, ऑयस्टर को, ये सारी चीज़ जो समुंदर में मिलता है उसको कैचिंग करते हो। उसके बाद उसमें से जो प्रोडक्ट जैसे कि फिश से मिलेगा और ऑयस्टर से जो चीज़ मिलेगा उसको प्रोसेसिंग करते हो, उसके बाद सेलिंग करते हो मार्केट में और पैसा कमाते हो। दैट इज नोन एज द फिशरीज। फिशरीज का फ़ायदा बहुत आसान है। इट इज़ द कॉमन, देखिए कुछ फ्रेश वाटर फिशेस होता है, कुछ मैराइन वाटर फिशेस होता है। आप जानते हो कटला, रोहू, मृगेल, उस कालबासू, ये सारी चीज़ होता है फ्रेश वाटर फिशेस, है ना। कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस, इसके साथ कुछ फॉरेन फ्रेश वाटर फिशेस भी होता है, जैसे कि सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, है ना। और इंडियन जो ब्रीड होता है दैट इज़ द कटला, रोहू, मृगेल। कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस दे आर फाउंड इन इंडिया। और जो एक्जोटिक फिशेस हैं फ्रेश वाटर में होता है, वो होता है कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, है ना, ये सारी चीज़, और सिल्वर कार्प। सम मैराइन फिशेस जैसे कि हिल्सा, सर्डिन, मैकरेल, पॉम्फ्रेट, ये सारी चीज़ मैराइन वाटर समुंदर से मिलता है और सॉल्टेड वाटर में ही एक मछली रहता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, फिशरीज से क्या मिलेगा भाई? फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा फिशरीज। मतलब जिन लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं मछुआरे लोगों को कमाई मिलेगा, यही चीज़ लिखा हुआ है। स्टूडेंट देखिए पिसिकल्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन आता है। ठीक, इट इज़ रिलेटेड टू कैचिंग, प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश एट्सेट्रा। पिसिकल्चर मतलब पिसिकल्चर में हर चीज़, आप समुंदर में जाओ, जाल बिछाओ, जो चीज़ आपको मिलेगा उसको कैचिंग करो, उसको प्रोसेसिंग करो, उसको सेलिंग करो और पैसा कमाओ। ये हो गया पिसिकल्चर। एक्वा कल्चर, एक्वा मतलब वाटर से रिलेटेड,
ठीक, एक्वा कल्चर, इट इंक्लूड द कल्चर ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स ऑल्सो एक्वाटिक एनिमल। देखिए स्टूडेंट, ये पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर का अंतर क्या है इसको समझते हैं। देखिए पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर डिफरेंस क्या है। पीसी कल्चर में हम कल्चर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, समुद्र में जाते हैं, जो चीज़ मिले उसको कैचिंग करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं और क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। फिश, स्नेल फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, ऑयस्टर, लॉबस्टर, जो चीज़ मिले। लेकिन एक्वाकल्चर में स्टूडेंट यहीं पर कल्चर किया जाता है, कल्चर ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए एक्वा कल्चर, यहीं पर कल्चर है ना, जो कल्चरल फैमिली से होते हैं वो मेल फीमेल से कोई भेदाभेद नहीं करते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो यहीं पर एक्वा कल्चर में थोड़ा सफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल हो गया, यहीं पर कल्चर किया जाता है क्या चीज़ का, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही कल्चर किया जाता है। कल्चर किया जाता है मतलब क्या है, सिंपल है स्टूडेंट, मतलब क्या है, बड़ा सा तालाब होगा है ना, बड़ा सा तालाब होगा या फिर लेक होगा, उस लेक में आप फिशेस को आप कल्चर करेंगे, उस लेक में आप फिशेस को कल्चर करेंगे और फिशेस के साथ साथ जो इकोनॉमिक्स प्लांट्स है ना, उसको भी कल्चर करेंगे। उसके बाद फिशेस और प्लांट्स को कैच करेंगे इस लेक से, उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो एक्वाकल्चर में एक कल्चर वर्ड आता है स्टूडेंट, एक्वाकल्चर में कल्चर वर्ड आता है। ठीक, तो समझ में आया फिजिकल्चर और एक्वाकल्चर का डिफरेंस। फिजिकल्चर में कोई कल्चर नहीं होता है, हैव टू कैच, जो चीज़ मिले उसको फेंक, जो चीज़ मिले। लेकिन है ना स्टूडेंट, मेरे को लगता है जो छोटा छोटा फिश है ना, मतलब मछुआरा लोगों को भी समझना चाहिए, छोटा छोटा फिशेस को फेंकना चाहिए, और जो कि ना एक्सटिंक्ट स्पेसीज ऑफ, जो कि ना हाईली एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ फिशेस हैं, उसको तो बचाना चाहिए, छोटा छोटा फिशेस को बचाना चाहिए। लेकिन फिशिकल्चर में वही कल्चर नहीं होता है, कैचिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, सेलिंग होता है। लेकिन एक्वा कल्चर में एक्चुअली कल्चर होता है, उसके बाद कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग होता है। उसके बाद स्टूडेंट देखिए ब्लू रिवोल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू, इसका कलर ब्लू होता है, जल है पानी पानी है ना, जल है पानी पानी, मतलब जल का कलर है ना स्टूडेंट, जल का कलर और पानी का कलर होता है नील है ना, ब्लू। ठीक, और इस पानी में रहने वाला जो एनिमल्स जिसमें से हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, उसका प्रोडक्शन को ट्रेमेंडियसली इंक्रीज करना, उसी को ही कहा जाएगा प्लूरिपोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, इट इज़ द मूवमेंट लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट। इट इज़ द मूवमेंट लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश, फिश का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और क्या है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा, फिश से जो प्रोडक्ट्स मिलेगा उसका भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज नोन एज द ब्लू रिवोल्यूशन। जैसे कि स्टूडेंट हम सुने थे, ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स लाइक द व्हीट्स, राइस, मिलेट्स, पल्सेस, दैट इज द ग्रीन रिवोल्यूशन। व्हाइट रिवोल्यूशन हम पढ़े थे, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, दैट इज नोन एज द व्हाइट रिवोल्यूशन। यहीं पर ब्लू रिवोल्यूशन, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द ब्लू रिवोल्यूशन। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लांट ब्रीडिंग। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लांट ब्रीडिंग दो प्रकार का है, कॉन्वेंशनल और ट्रेडिशनल और मॉडर्न। स्टूडेंट प्लांट ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, सिंपल है स्टूडेंट,
ब्रीड ए, ब्रीड ए। सोचो आप धान एक स्पेसिस है, पैडी एक स्पेसिस है, उसका एक ब्रीड ली हो, ब्रीड ए। दूसरा ब्रीड बी। ब्रीड ए हाईली प्रोडक्शन होता है, ब्रीड ए का हाईली प्रोडक्शन हमारा इंडियन एनवायरनमेंट में होता है। ब्रीड बी का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है। ब्रीड ए का प्रोडक्शन अच्छा है, हाई प्रोडक्शन, और ब्रीड बी का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो आप ऐसा चाह रहे हो, ऐसा प्लांट्स चाह रहे हो जिसका प्रोडक्शन भी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छा है, तो फिर आप क्या करोगे, ब्रीड ए का जो प्लांट्स है उसमें जब फूल खिला है, उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है स्टेमेन, दैट इज नोन एज द एंथर एंड दैट इज नोन एज द फिलामेंट। और ब्रीड बी जो है, ब्रीड बी का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज नोन एज द कार्पेल या फिर पिस्टिल, ये भी फूल का अंदर में है स्टूडेंट, जब फूल खिला है। ये है स्टेमेन था, स्टेमेन, और ये कार्पेल या फिर पिस्टिल, इसको कहा जाता है स्टिग्मा, इतना को कहा जाता है स्टूडेंट स्टाइल, एंड दैट पार्ट इज नोन एज द ओवरी। जब दोनों ब्रीड का फूल खिला है, आप ब्रीड ए का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन्स लेके, ब्रीड ए का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन्स लेके, पोलन ग्रेन्स कैसे लेंगे, कैसे करके लेंगे, एक स्टिक लेंगे पतला सा, उसका ऊपर में रूही बांधेंगे, कॉटन बांधेंगे, इसमें टच करेंगे तो कॉटन में पोलन ग्रेन्स अटैच्ड हो जाएगा। उस स्टिक को लेके स्टिग्मा का ऊपर में पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर देंगे, ठीक। तो फिर क्या है, पोलन ग्रेन्स से क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगा, और स्टाइल का अंदर से, पोलन ट्यूब का अंदर से मेल गैमेट ओवरी की ओर बढ़ेगा, और ओवरी का अंदर में ओवम के साथ एक के साथ फर्टिलाइज्ड होगा मेल गैमेट का। मेल गैमेट ओवरी का अंदर में क्या है, मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट किसके साथ फर्टिलाइज करेंगे, फीमेल गैमेट हो या फिर एक, ठीक। फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, सिंपल। जाइगोट से क्या बनेगा स्टूडेंट, एम्ब्रायो बनेगा, ठीक। तो एक पोलन ग्रेन से दो मेल गैमेट बनता है, एक मेल गैमेट तो एक के साथ फ्यूज्ड किया, दूसरा मेल गैमेट जो सेकेंड डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा दो पोलर न्यूक्ली के साथ, है ना, टू पोलर न्यूक्ली क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। उसमें से क्या बनेगा, उसमें से बनेगा स्टूडेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा, पीएनसी, और उसमें से बनेगा एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो ये इसमें से सिंपल बात इतना मेरा कहने का मतलब है, दोनों ब्रीड का कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, और जो पौधा होगा, जो सीड्स होगा उसमें दोनों प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। जो सीड्स होगा, जो धान होगा, उसमें दोनों प्लांट्स का, ब्रीड ए और ब्रीड बी दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होगा। क्योंकि ना इसमें से तो पोलन ग्रेन्स लेके आप ब्रीड बी के साथ
फ्यूज कर दी हो, पॉलिनेट कर दी हो, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन में दोनों ब्रीड का ही कैरेक्टर आएगा आफ्टर द सीड फॉर्मेशन। ठीक, तो इस सीड से जो पौधा होगा उसमें प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है, हाईली प्रोडक्टिव होगा और साथ में क्वालिटी भी अच्छा होगा। दैट्स ऑल अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग मीन्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीड के बीच क्रॉसिंग करवा देना, दैट इज नोन एज द प्लांट ब्रीडिंग। आइए स्टूडेंट लाइन में लाइन नोट से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? इट इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पेसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिजायर्ड प्लांट टाइप व्हिच आर बेटर suited for the cultivation, give the better yields and resist resistance। मतलब प्लांट्स ब्रीडिंग इसलिए किया जा रहा है, इट इज़ द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिज़ायरेबल प्लांट्स। आप डिज़ायरेबल प्लांट्स को लाएंगे। अब डिज़ायरेबल प्लांट्स ब्रीड ए और ब्रीड बी को क्रॉस करके आप डिज़ायरेबल प्लांट्स को ला रहे हो। ठीक, जो डिजायरेबल प्लांट्स का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा, हो सके डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक, प्लांट्स ब्रीडिंग में आपको जैसे मैं बोला हूँ क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग और मॉडर्न। क्लासिकल में क्या होता है? इट इंक्लूड द क्रॉसिंग ऑफ सुपीरियर प्योर लाइन and selection of plants with desirable character. It include the crossing of superior pure line। सुपीरियर प्योर लाइन है स्टूडेंट, जो प्योर लाइन है सुपीरियर प्योर लाइन, सोचो एक ही ब्रीड का अंदर में सोचो सुपीरियर प्लांट्स को आप सिलेक्ट करेंगे, है ना। एक ही ब्रीड का अंदर में इंडिविजुअल ऐसा इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किए हो, ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट किए हो जो कि ना सुपीरियर हो। उस सुपीरियर प्लांट्स के साथ और एक सुपीरियर प्लांट्स का ब्रीड करवा दे रहे हो, है ना। तो फिर क्या होगा? सुपीरियर कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। इट इंक्लूड द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। मॉडर्न प्लांट्स ब्रीडिंग में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और यूज होने से क्या होता है, जो जीन हम सीधा हम जीन को देखते हैं, जो जीन सुपीरियर है, जो जीन बेटर क्वालिटी को एक्सप्रेस कराते हैं, उस जीन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट जनरेशन में लाते हैं। ठीक, उस जीन का एक्सप्रेशन कराते हैं हमारा डिज़ायर प्लांट्स में। ठीक, देखिए क्यों किया जाता है, तो ये जो मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग क्यों किया जाता है? व्हाट इज़ द गोल ऑफ द मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग? इंक्रीज द क्रॉप यील्ड का इंक्रीज करना, प्रोडक्शन को इम्प्रूव द क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और क्या है? टॉलरेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जो एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग सनलाइट, चाहे हाई रेनफॉल, चाहे ड्रॉट, ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाएंगे, पैथोजन रेजिस्टेंस पेस्ट को हरा पाएंगे, और टॉलरेंस टू इंसेक्ट और पेस्ट को टॉलरेट कर पाएंगे। आप ही स्टूडेंट हम समझ लेते हैं मॉडर्न प्लांट्स ब्रीडिंग का जो स्टेप्स है। हम पहले जनरली समझते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग का स्टेप्स। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है? फर्स्ट स्टेप में कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। स्टूडेंट, जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो कि ना पेरेंट्स कहाँ है? नेचर में ही है। तो जीन कहाँ है? नेचर में ही है। आप धान दोनों ब्रीड का जो धान या फिर दोनों ब्रीड का जो गेहूँ है ना, राइस ही ले लो, है ना, राइस। ठीक, राइस को क्रॉस कर रहे हो, तो सुपीरियर राइस को आप सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहीं पर भी सुपीरियर राइस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सोचो इस सुपीरियर राइस में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है डिजीज रेजिस्टेंस पावर है, और इस सुपीरियर राइस में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है
गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी, ठीक। रेजिस्टेंस, पैथोजन रेजिस्टेंस और एनवायरमेंटल स्ट्रेस रेजिस्टेंस। ए प्लांट मतलब ए राइस का जो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है इंडियन एनवायरनमेंट में, है ना। एनवायरमेंटल स्ट्रेस रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये कलेक्ट कहाँ से मिलेगा? ये तो नेचर में ही है, जो प्योर लाइन है तो ये नेचर में ही है, नेचर से कलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? आप सिलेक्ट करेंगे, है ना। बहुत सारा प्लांट तो आप कलेक्ट किए हो, लेकिन उसमें कौन सा सुपीरियर प्लांट्स है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, इवेलुएट करेंगे। कौन सा प्लांट्स, धान का कुछ ब्रीड का पर्टिकुलर ब्रीड ए और सुपीरियर ब्रीड ए का बहुत सारे प्लांट्स को कलेक्ट किए हो, लेकिन उसमें कौन सा बेस्ट है, कौन सा पौधा बेस्ट है। इस ब्रीड बी का बहुत सारा पौधा कलेक्ट की हो, लेकिन वो उसमें कौन सा पौधा बेस्ट है उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। जो कि ना आपको बोल रहा था, ब्रीड ए का जो सुपीरियर पेरेंट्स को आप सिलेक्ट किए हो और ब्रीड बी का जो सुपीरियर पेरेंट्स को आप सिलेक्ट किए हो, उसके बाद आप क्या करोगे? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराओगे। मीन्स सिंपल बात है जो आपको बोल चुका हूँ, इसका जो स्टेमन से पोलन ग्रेन्स को लेके ब्रीड बी का जो स्टिग्मा का ऊपर में आप ड्रस्टेड कराओगे, आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं है, नेचुरली कराओगे। तो फिर क्या है, इस प्लांट से पोलन ग्रेन्स के साथ साथ दूसरा प्लांट से भी आ सकता है, ये है ना। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, ठीक, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, ठीक। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ब्रीड ए टू ब्रीड बी, या फिर ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ब्रीड बी टू ब्रीड ए। इसमें से पोलन ग्रेन्स इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसमें से पोलन ग्रेन्स इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें दोनों प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक मिक्स्ड हो जाएगा और होने के बाद जो सीड्स आएगा नेक्स्ट जनरेशन में, जो सीड्स होगा उसमें दोनों प्लांट्स का ब्रीड ए और ब्रीड बी का दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक होगा। है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रीड ए एंड ब्रीड बी, ठीक। तो ये है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराओगे। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखिए स्टूडेंट, एक तो सीड्स नहीं हुआ, बहुत सारा सीड्स हुआ। तो बहुत सारा सीड्स में से सोचो, इसमें इस प्लांट्स में इसमें सोचो हज़ारों सीड्स हुआ, तो हज़ारों सीड्स में कौन सा सीड्स में आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर आया है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। तो हज़ारों सीड्स हुआ, एक पौधा में हज़ारों धान हुआ, इसमें कौन सा सीड्स में, कौन सा धान में आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर आया है उसको आप सिलेक्ट करना है, ठीक। देखिए सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, तो ये जो रिकॉम्बिनेंट हुआ, हज़ारों धान हुआ, जो ये तो रिकॉम्बिनेंट सीट है, दोनों का कैरेक्टर आया, इसलिए रिकॉम्बिनेंट सीट है। इसमें कौन सा सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है उसको आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या करोगे? टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग मतलब क्या है? उस धान को आइडियल एनवायरनमेंट में ये जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने के बाद सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को आप सिलेक्ट करने के बाद उसको आइडियल एनवायरनमेंट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर वाटर देके आइडियल एनवायरनमेंट में आप क्या करोगे? कल्टीवेट करोगे। उसके बाद आप आइडियल एनवायरनमेंट के बाद कल्टीवेट करने के बाद
आपको बहुत सारा भी धान मिल जाएगा, बहुत सारा सीड्स मिल जाएगा। उस सीड्स को फिर किसान में, हमारा किसान भाई में, फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और इंडिया का 2-3 एनवायरनमेंट में, 2-3 स्टेट में आप टेस्ट करोगे। टेस्ट करने के बाद आप फिर कंपेयर करोगे जो नेचुरल ब्रीड है उसके साथ। ये रिकॉम्बिनेंट ब्रीड को कंपेयर करोगे नेचुरल ब्रीड के साथ, कौन सा अच्छा है। ऑब्वियसली आपका रिकॉम्बिनेंट ब्रीड अच्छा होगा, क्योंकि ना दोनों का कैरेक्टर मिला के ही आप क्रॉस ब्रीडिंग करा के आप कर रहे हो। तो उसके बाद आप मार्केटिंग करोगे। ठीक, तो देखिए टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन मीन्स मार्केटिंग। ठीक, तो स्टूडेंट आइए क्विकली लाइन बाय लाइन एक बार रीड कर देता हूँ, आप समझ लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया। कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जीन वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द क्रॉप। वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द क्रॉप्स, जो क्रॉप का वाइल्ड रिलेटिव है उसमें से आपको जीन मिल जाएगा। हेंस ऑल वाइल्ड वेराइटीज एंड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप्स आर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व। तो नेचर में जितने सारा प्योर लाइन है, जो कि ना प्योर वेराइटीज़ है, प्योर ब्रीड्स हैं, उसको आप कलेक्ट करके रखोगे, उसका जीन बैंक में आप कलेक्ट करके रखोगे। ये नहीं है हाइब्रिड का कल्टीवेशन के कारण जो ओरिजिनल ब्रीड एक्सटिंक्ट हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तब ना आपको हाइब्रिड बनाने का मौका मिलेगा। प्योर जीन रहेगा ना तब फिर दोनों प्योर जीन को मिला के, दोनों प्योर ब्रीड को मिला के हाइब्रिड ब्रीड मिला सकते हो, कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेचुरल जीन अवेलेबल इन द पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन आर यूटिलाइज्ड बाय दिस मेथड, है ना। नेचुरल जीन जो है उसको हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंटायर कलेक्शन ऑफ द प्लांट सीड wild type relatives of given crops which has all the desirable allele for the all gene is called the germplasm collection. Very important, germplasm collection. Entire collection of the plants or plants का seed wild type relative of the given crop, धान लिए हो, धान का जितने सारा ब्रीड है सब ब्रीड का सीड्स को या फिर प्लांट्स को कलेक्ट करोगे। which has all desirable allele, जिसमें सारे desirable allele है for all genes is called germplasm collection। मतलब धान के सारे ब्रीड को कलेक्ट करोगे, इस कलेक्शन को कहा जाता है germplasm collection। उसके बाद क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे कौन दोनों ब्रीड के बीच आप क्रॉसिंग करवाना चाहते हो, आप कौन सा डिजायरेबल कैरेक्टर लाना चाहते हो। ठीक, इसके लिए आप सिलेक्शन करोगे, इवेल्युएट करोगे। ठीक, फ्रॉम द अवेलेबल जीन वैरायटी द germplasm इज एनालाइज्ड एंड, तो germplasm को जो आपको कलेक्शन है उसमें से आप दोनों प्लांट्स को सिलेक्ट करोगे, किन दोनों प्लांट्स के बीच आप ब्रीडिंग करवा के नेक्स्ट जनरेशन में डिजायरेबल कैरेक्टर लाना चाहते हो। ठीक, उसको इवेल्युएट करोगे तो आइडेंटिफाई द प्लांट्स विथ डिजायरेबल ट्रेट। और वो डिजायरेबल कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में तभी आएगा जब दोनों प्लांट्स में है, तभी ना आएगा। उसके बाद देखिए क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। उसके बाद देखिए टू सिलेक्टेड पेरेंट्स आर क्रॉस्ड और हाइब्रिडाइज्ड, दिस फैसिलिटेट द कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस फैसिलिटेट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट फ्रॉम टू डिफरेंस पेरेंट्स। दो डिफरेंस पेरेंट्स से डिजायरेबल ट्रेट और कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। पोलेन्स ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट्स आर ड्रास्टेड ओवर द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट्स। में आपको दिखाया हूँ पोलेन ग्रेन्स ऑफ वन प्लांट्स हैव टू ड्रास्टेड इन द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट्स। इसमें से पोलेन ग्रेन्स दूसरा प्लांट्स का स्टिग्मा में आप ड्रास्टेड करोगे। ठीक, उसके बाद क्या है देखिए सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। आप सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करेंगे।
जो नया सीड्स मिलेगा उसमें कौन से सीड्स में डिजायरेबल कैरेक्टर आया है। Among the hybrid progeny, those plants are selected which have the desired character कॉम्बिनेशन, जिसमें डिजायर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है उसी को ही सिलेक्ट करोगे। केयरफुल साइंटिफिक इवेलुएशन ऑफ द प्रोजेनी इज रिक्वायर्ड फॉर द सिलेक्शन, इसके लिए केयरफुल साइंटिफिक इवेलुएशन होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आएगा कौन सा सीड्स में डिजायरेबल कैरेक्टर आया है। दिस टिप्स yields द प्लांट्स दैट इज सुपीरियर टू बोथ पेरेंट्स। तो ऐसा सीड्स को आप सिलेक्ट करोगे जिसमें दोनों का कैरेक्टर आया है। उसके बाद आप टेस्टिंग करोगे, रिलीज करोगे और कमर्शियलाइजेशन करोगे। उसके बाद देखिए सिलेक्टेड यील्ड्स आर इवेलुएटेड फॉर द ट्रेट लाइक द क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस एट्सेट्रा। सिलेक्टेड यील्ड्स आर इवेलुएटेड, उसको इवेलुएट करोगे और उसमें क्या क्या कैरेक्टर आया, डिजीज रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंस एट्सेट्रा। दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन रिसर्च फील्ड, है ना, एंड देयर परफॉर्मेंस इज रिकॉर्डेड अंडर आइडियल कंडीशन। उस जो धान को सिलेक्ट किए हो उस धान को फिर ज़मीन में आप आइडियल कंडीशन में किसानी करोगे, लैब कंडीशन में। दिस क्रॉप्स आर देन ग्रोन बाय फार्मर, उसके बाद उस क्रॉप से जो बहुत सारा धान का सीड्स मिलेगा उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कहाँ, फार्मर में। एट सेवरल लोकेशन ऑफ आवर इंडिया फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन, 3 ग्रोइंग सीजन में आप उसको फार्मर के द्वारा कल्टीवेट कराओगे अलग अलग इंडियन एनवायरनमेंट में। तो फिर देखोगे। इसके बाद देखिए क्रॉप इज इवेलुएटेड बाय कंपेयरिंग विथ द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप्स। उस बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप्स के साथ आप रिकॉम्बिनेंट क्रॉप और हाइब्रिड क्रॉप को कंपेयर करोगे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप उसको कमर्शियलाइजेशन करोगे, मार्केटिंग करोगे। स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। तो इस वीडियो में क्या क्या सीखे हैं हम, एपीकल्चर को डिटेल सीखे हैं, पिसिकल्चर को सीखे हैं, एक्वाकल्चर को सीखे हैं। पिसिकल्चर में जाल बिछाओ, जो मिले उसको प्रोसेस करो, उसको सेलिंग करो। लेकिन एक्वाकल्चर में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को कल्चर करके, प्रोसेस करके, कलेक्ट करके, प्रोसेस करके आप सेलिंग करो। आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर स्टडी। Thank you for watching this video. Don't forget to share and subscribe our channel. Thank you for watching this video.